आज हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन का लास्ट पोर्शन यानी लास्ट लेक्चर आज हम स्टडी करेंगे। हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बहुत से पार्ट मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। और आज हम स्टडी करते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में जिसमें फर्स्ट हम स्टडी करते हैं डाइक्लोरोमेथेन। जो डाइक्लोरोमेथेन है ये क्या है, हैलोजन कंपाउंड्स है एक। अब इस हैलोजन कंपाउंड्स में जिसमें पॉली हैलोजन कंपाउंड्स है, जिसमें अगर हम डाइक्लोरोमेथेन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो CHCl2 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CHCl2 से डाइक्लोरोमेथेन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम जो होता है मेथिलीन क्लोराइड है। क्या नाम है इसका? मेथिलीन क्लोराइड होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो डाइक्लोरोमेथेन होता है ये वाइडली यूज्ड एज ए सॉल्वेंट एज पेंट रिमूवर, यानी जो पेंट रिमूवर होता है, जैसे पेंट लग जाता है तो उस पेंट को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए इसका मेथिलीन क्लोराइड का यूज करते हैं, डाइक्लोरोमेथेन का यूज करते हैं। दूसरी चीज़ एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसॉल और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, जो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं उनके मैन्युफैक्चर करने के लिए ये जो होता है डाइक्लोरोमेथेन वाइडली यूज होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आल्सो यूज्ड एज ए मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, जो मेटल होते हैं उनको क्लीनिंग करने के लिए यानी साफ़ करने के लिए। और दूसरी चीज़ फिनिशिंग सॉल्वेंट के रूप में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और इट हार्म ह्यूमन सीएनएस, जो ह्यूमन सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन का, जो ब्रेन में पाया जाता है, उस सीएनएस को क्या करता है, ये हार्म करता है, नुकसान पहुँचाता है, उसे डिस्ट्रॉय भी कर देता है। इसकी अगर अधिक मात्रा हमारे अंदर चली जाती है तो डाइक्लोरोमेथेन की। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एयर में ये लोअर मात्रा में प्रेजेंट है, अगर एयर के अंदर बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है तो स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन, ये क्या करता है कि कुछ इफ़ेक्ट डालता है। और वो प्रभाव इसका किस में होता है? हियरिंग में और विजनिंग में, यानी सुनने की क्षमता कम कर देगा। और जो विजन है, देखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है अगर एयर में इसकी मात्रा थोड़ी भी उतर रही है तो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एयर के अंदर इसकी हाई लेवल मात्रा है ना, एयर के अंदर अगर देखा जाए तो इसकी हाई लेवल मात्रा है तो डाइक्लोरोमेथेन यदि एयर में अधिक हो जाता है तो डिजीनेस हो जाता है। डिजीनेस का मतलब चक्कर आने लगता है। नौसा यानी इससे मितली होती है। टिंगलिंग एंड नंबनेस एक हो जाता है। टिम्बरिंग का मतलब ये होता है कि सनसनी होना, यानी हाथ पैरों में सनसनी होने लगता है। और नंबनेस इन द फिंगर एंड टो, जो हाथ पैरों की जो अंगुलियां होती हैं उसमें जड़ता आ जाता है ना, हाथ पैरों की जो अंगुलियां होती हैं उसमें जड़ता आ जाता है जब एयर के अंदर डाइक्लोरोमेथेन की मात्रा अधिक हो जाती है तो डिजीनेस, नौसा, टिंगलिंग, नंबनेस इन द फिंगर एंड टो, यानी डिजीनेस का मतलब ये होता है कि चक्कर आना, नौसा का मतलब ये होता है कि मितली, और टिंगलिंग का मतलब ये होता है कि सनसनी होना हाथ पैरों में, और नंबनेस इन द फिंगर एंड टो इसका मतलब ये होता है कि हाथ और पैरों की जो अंगुलियाँ होती हैं उसमें जड़ता आ जाती है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अगर डायरेक्ट स्किन के टच में अगर आता है इन द ह्यूमन, तो डायरेक्ट ह्यूमन की स्किन के टच में आता है तो कॉजेस इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ स्किन, यानी जो स्किन होती है उसमें जलन टाइप का होने लगता है ना, स्किन में जलन टाइप का होने लगता है। और माइल्ड रेडनेस ऑफ स्किन, यानी जो स्किन होती है उस पर लाल लाल धब्बे आ जाते हैं इसकी वजह से, अगर डायरेक्ट टच में आता है तो स्किन के। दूसरी चीज़ डायरेक्ट कंटेक्ट विथ आई कैन बर्न द कार्निया, यदि आई के डायरेक्ट संपर्क में आता है हमारे आई के तो ये क्या करता है, जो हमारी कार्निया होती है उसको बर्न कर सकता है। ट्राइक्लोरोमेथेन के बारे में, जो ट्राइक्लोरोमेथेन है इसको क्लोरोफार्म भी कहा जाता है, क्लोरोफार्म, जिसमें CHCl3 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CHCl3 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे क्लोरोफार्म कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ट्राइक्लोरोमेथेन है ये भी पॉली हैलोजन कंपाउंड होता है और एम्प्लॉयड एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट्स, एल्कोलाइड्स एंड आयोडीन ETC। ये जो आयोडीन होता है, फैट्स होता है, एल्कोलाइड्स होता है, उसके लिए ये सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है ट्राइक्लोरोमेथेन। दूसरी चीज़ ये है कि जो ट्राइक्लोरोमेथेन होता है यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रियान रेफ्रिजरेंट R22, जो R22 जो रेफ्रिजरेंट होता है फ्रियान, इसके प्रोडक्शन में क्लोरोफार्म
का यूज किया जाता है। और आल्सो यूज्ड इन सर्जरी बट रिप्लेस्ड बाय ईथर, जो पहले ज़्यादा तौर पर ये सर्जरी में यूज किया जाता था, शल्य चिकित्सा में जो ऑपरेशन होता था उसमें इसका ज़्यादा यूज होता था, लेकिन थोड़ा टॉक्सिक था। तो टॉक्सिसिटी यदि अधिक होने के कारण इसको रिप्लेस कर दिया गया लेस टॉक्सिक ईथर के द्वारा। जो ईथर होता है वो लेस टॉक्सिक होता है। तो अब क्या किया जाता है कि ट्राईक्लोरोमेथिन की जगह पर ईथर का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो क्लोरोफार्म होता है उसका जो वेपर होता है डिप्रेस द सीएनएस, जो सीएनएस होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको क्या करता है, ये डिप्रेस कर देता है, नुकसान करता है, डिस्ट्रॉय करता है। अगर एयर के अंदर इसकी मात्रा ज़्यादा आ रही है, यानी वेपर में इसकी क्लोरोफार्म की मात्रा ज़्यादा हो रही है, तो सीएनएस को डिस्ट्रॉय करता है। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रीदिंग अबाउट 900 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफार्म पर मिलियन parts of air for a short time can causes dizziness, fatigue and headache। यानी अगर हम देखें, अगर पर मिलियन एयर में 900 पार्ट्स है क्लोरोफार्म का, है ना, ब्रीदिंग अगर जिस एरिया में हम कर रहे हैं, जिस एयर का ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो अगर पर मिलियन एयर है और उस पर मिलियन एयर में 900 पार्ट्स यदि क्लोरोफार्म का है, अगर उसके अंदर उसके एरिया में अगर 60 टाइम तक अगर रहते हैं तो कैन कॉजेस डिजीनेस, जिससे क्या होता है कि चक्कर आने लगेगा, सर दर्द करेगा, काफ़ी प्रॉब्लम आएगा और इसके वजह से। दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ यू कंटेक्ट विथ क्लोरोफार्म इन लॉन्ग टाइम, यदि लंबे समय तक हम क्लोरोफार्म के कंटेक्ट में रहते हैं, जिस एरिया में क्लोरोफार्म ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे एयर है और उस एरिया में क्लोरोफार्म की मात्रा ज़्यादा है और उसी एरिया में हम लंबे समय तक उसी के संपर्क में रहते हैं, तो ये क्या कर सकता है कि जो लीवर है और किडनी है उसको डैमेज कर सकता है ना, लीवर और किडनी को ये डैमेज कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि क्लोरोफार्म इन एयर फार्म फॉस्जिन गैस, है ना, अगर क्लोरोफार्म को एयर में रख देते हैं तो क्लोरोफार्म को एयर में रखने पर ये क्या करता है कि फास्जिन गैस बना देता है एयर के संपर्क में आने पर। जो फास्जिन गैस होती है एक पॉइजनस गैस होती है जिसका नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड, है ना, COCl2। जैसे यहाँ पर हम लिए हैं CHCl3 क्लोरोफार्म है और ये O2 ऑक्सीजन, और ये एयर के संपर्क में आने पर ये क्या कर दिया है, फास्जिन बना दिया है COCl2। तो इस तरीके से जो फास्जिन गैस होती है बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। अगर हम फास्जिन गैस के संपर्क में रहते हैं तो ये भी हमें क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, नहीं काफ़ी हार्म कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो ये था ट्राईक्लोरोमेथेन। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं जिसमें टेट्राक्लोरोमेथेन है। जो टेट्राक्लोरोमेथेन है उसको CCl4 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टेट्राक्लोरोमेथेन कहा जाता है या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसे कहते हैं। और ये इसका जो यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट फॉर द एरोसॉल कैन, यानी जो रेफ्रिजरेंट होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग में और प्रोपेलेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आल्सो यूज एज ए फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड केमिकल्स। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं उसके फीड स्टॉक के प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि 1960 तक जो टेट्राक्लोरोमेथेन था वो ग्रीस रिमूवर और स्पॉट रिमूवर एट होम, जो घरों पर धब्बे पड़ जाते थे उसको रिमूव करने के लिए और ग्रीस रिमूवर यानी ग्रीस को हटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता था। दूसरी चीज़ ये है कि जो टेट्राक्लोरोमेथेन है इसका मोस्ट कॉमन इफेक्ट क्या है कि डिजीनेस, लाइट हेडेनेस और नौसा, वोमिटिंग एंड आल्सो डैमेज नर्व सेल। यानी पता ही है कि डिजीनेस में चक्कर आने लगता है, हेडेक सर दर्द करता है, नौसा हो जाने लगती है और यानी मितली, वोमिटिंग उल्टी आना। दूसरी चीज़ जो हमारे नर्व सेल होता है उसको भी ये क्या कर सकता है, डैमेज कर लेता है। दूसरी चीज़ ये है कि एंड हार्ट बीट इरेगुलर, इसकी वजह से अगर इसके संपर्क में हम ज़्यादा समय तक रहते हैं CCl4 के, तो जो हमारी हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो सकती है ना, इरेगुलर, इससे हार्ट बीट हो सकती है। दूसरी चीज़ एक और है ट्राईआयोडोमेथेन, जो ये भी क्या है, पॉली हैलोजन कंपाउंड है ट्राईआयोडोमेथेन, जिसको CH3 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आयोडोफार्म कहा जाता है। इसका जो यूज होता है आयोडोफार्म का एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में। लेकिन जो आयोडोफार्म के अंदर एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टीज आती है वो लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन,
ये फ्री आयोडीन लिबरेट करता है, और फ्री आयोडीन लिबरेट करने के कारण इसके अंदर ट्राई आयोडोमेथेन के अंदर यानी आयोडोफार्म के अंदर जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है वो आ जाती है। तो इस तरीके से ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स है। और हम आते हैं इसमें फ्रियान और डीडीटी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। हम पढ़ते हैं फ्रियान और डीडीटी। जो फ्रियान होता है ये क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मेथेन एंड इथेन होता है, जिसको हम फ्रियान कहते हैं, यानी क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मेथेन एंड एथेन आर कॉल्ड फ्रियान, इसको फ्रियान कहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो फ्रियान होता है ये नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरेसिव और इजीली लिक्विफाइड गैस होती है ना। जो फ्रियान होता है नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरेसिव और इजीली लिक्विफाइड गैस होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो फ्रियान का यूज होता है रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज करते हैं, आप लोग जानते ही हैं, और रेफ्रिजरेंट में यूज होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो फ्रियान होता है उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राप्त होता है, जो क्या करता है ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो डीडीटी है नेक्स्ट, ये भी क्या है हैलोजन कंपाउंड से डीडीटी, जिसमें ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं डीडीटी का, ये फेनिल है, ये पैरा पर क्लोरीन अटैच है, फिर यहाँ 4 क्लोरीन अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसको डीडीटी बोलते हैं। यानी पैरा, ये पैरा है, ये भी पैरा है, तो पैरा, पैरा डैश, पैरा और पैरा डैश, डाईफेनिल, 2 फेनिल है, डाईफेनिल, ट्राईक्लोरो इथेन इसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है कार्बन मौजूद है इसके, है ना, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे 2 कार्बन बोलेंगे, तो ट्राईक्लोरो एथेन हो जाएगा, यानी पीपी डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है ना, पहला क्लोरीन युक्त इंसेक्टिसाइड बनाया गया जो ऑर्गेनिक है वो 1873 में बनाया गया। लेकिन 1873 से पहले ही 1839 में इसके अंदर इंसेक्टिसाइड नेचर को डिस्कवर कर लिया गया। ये बताया गया कि इंसेक्टिसाइड नेचर इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी डिस्कवरी यानी इसके अंदर इंसेक्टिसाइड नेचर जो था उसकी खोज पॉल मुलर ने किया था, जो स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट है। उसके बाद जो स्विट्जरलैंड के जो साइंटिस्ट पॉल मुलर थे उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया 1948 में, जिसमें जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसके डिस्कवरी के लिए और जो चिकित्सा क्षेत्र है उसमें, और जो मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान है यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1948 में दिया गया। दूसरी चीज़ ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो डीडीटी है उसका यूज़ ज़्यादा होने लगा, है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब डीडीटी का यूज़ ज़्यादा होने लगा तो इसके यूज पर प्रतिबंध लगा दिया गया 1973 में, है ना। 1973 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी इसे स्टॉप कर दिया गया इसका यूजेस, है ना, 1973 में। तो इस तरीके से ये डीडीटी और जो फ्रियान है ये हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिनका यूजेज होता है हमारे डेली लाइफ में। तो आज ये फिनिश्ड होता है जो हैलो एल्केन और हैलो एरिन का टॉपिक था, और नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।